नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम 6 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया है, उसकी सभी शिफ्टों में पूछे गए जीएस और हिंदी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। और साथ ही दोस्तों, हम लोग अन्य संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी क्या थी। दोस्तों, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी क्या थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। दोस्तों, चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगृह थी दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा भारतवर्ष कितने महाजनपदों में विभाजित था, तो दोस्तों 16 महाजनपदों में विभाजित था। दोस्तों, महाजनपदों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। ये दोस्तों 16 महाजनपद कौन से थे और इनकी राजधानियां क्या थी। तो दोस्तों, सबसे पहला महाजनपद अंग था, अंग महाजनपद। और दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी दोस्तों चंपा थी। उसके बाद अगर बात करें हम लोग दोस्तों, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद दोस्तों, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। वैशाली थी दोस्तों। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा महाजनपद था वज्ज। दोस्तों, वज्ज महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वज्ज महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों विदेह। विदेह या मिथिला। दोस्तों, मिथिला या विदेह ये वज्ज महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों। उसके बाद अगर जब बात करें दोस्तों कि कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। दोस्तों, कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। और यहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। दोस्तों, कोसल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती और इसी राजधानी यानी श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। और गौतम बुद्ध ने दोस्तों पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा जनपद है अवंती। दोस्तों, अवंती महाजनपद जो था इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन या महिष्मती। दोस्तों, अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। उसके बाद अगला हमारा महाजनपद था मल्ल। दोस्तों, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशावती। मल्ल महाजनपद की हमारी राजधानी दोस्तों क्या थी, तो कुशावती थी। उसके बाद दोस्तों पांचाल। दोस्तों, पंचाल महाजनपद जो था हमारा, इसकी राजधानी थी अहिछत्र। दोस्तों, पंचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा महाजनपद था चेदी। दोस्तों, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती थी दोस्तों। उसके बाद अगला महाजनपद था कुरु। दोस्तों, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद अगला महाजनपद था दोस्तों मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी दोस्तों क्या थी, तो विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला महाजनपद क्या था, तो कंबोज। कंबोज महाजनपद की दोस्तों राजधानी क्या थी, तो कंबोज महाजनपद की दोस्तों राजधानी थी हाटक। हाटक थी दोस्तों। और फिर था सूरसेन महाजनपद। और दोस्तों ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो मथुरा थी। उसके बाद अगला महाजनपद दोस्तों था गांधार। गांधार दोस्तों। गांधार महाजनपद की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। तक्षशिला थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि मगध महाजनपद की राजधानी छठी शताब्दी में क्या थी, तो दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो गिरिव्रज। गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह दोस्तों थी। उसके बाद दोस्तों अगला महाजनपद था अस्मक। ये दोस्तों हमारा 16वां महाजनपद था और 16वां महाजनपद था अस्मक। और इसकी दोस्तों राजधानी क्या थी अस्मक महाजनपद की, तो इसकी राजधानी थी पोटली। पोटली या पोतन। पोटली या पोतन दोस्तों ये अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। और दोस्तों ये अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। दोस्तों, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक था।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 16 महाजनपद जो हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एसएससी जीडी में महाजनपद से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोगों ने अभी देखा कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद की राजधानी पूछी गई है। क्या आंसर हमारा हो जाएगा? तो राजगृह हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। दोस्तों जनसंख्या से भी प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और प्रत्येक दिन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? सिक्किम। दोस्तों सिक्किम हमारा हो जाएगा कि सबसे कम आबादी वाला राज्य। और अगर बात करें दोस्तों सर्वाधिक, तो सर्वाधिक आप लोग जानते हैं कि यूपी उत्तर प्रदेश की दोस्तों जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश की। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का। बिहार राज्य का दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे कम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात, दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा राज्य का, हरियाणा राज्य का दोस्तों। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी, इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों जनगणना आयुक्त थे हमारे 2011 की जनगणना में चंद्रमौली। दोस्तों चंद्रमौली ये हमारे 2011 की जनगणना आयुक्त थे। और दोस्तों क्वेश्चन आया था कि सबसे कम आबादी वाला राज्य, तो सिक्किम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, और सबसे छोटा तो गोवा हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों तो बिहार का, और सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। दोस्तों प्रमोद सावंत है। और इनसे पहले दोस्तों कौन थे प्रमोद सावंत से? तो मनोहर पर्रिकर। दोस्तों मनोहर पर्रिकर थे। और मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद दोस्तों ये प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो टेबल टेनिस। दोस्तों टेबल टेनिस से मनिका बत्रा संबंधित है। और इन्हें दोस्तों 2020 में, मनिका बत्रा को 2020 में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये जो शरत कमल है, शरत कमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर पढ़ के जाइएगा। शरत कमल ये दोस्तों ये भी टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। दीपा कर्माकर, दोस्तों दीपा कर्माकर जो हैं ये जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनके बारे में बहुत अच्छे से जान के जाइएगा दोस्तों। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। शरत कमल दोस्तों ये टेबल टेनिस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों शरत कमल। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मानव विकास सूचकांक, दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों 2022 में जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई उसमें भारत की क्या रैंक है? तो दोस्तों 132वें नंबर पर है भारत, 132 मानव विकास सूचकांक में। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो दोस्तों भुखमरी में भारत का स्थान क्या है? तो 107, 107 है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक में 132 है दोस्तों। अगर खुशहाली सूचकांक की बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक में, खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है दोस्तों 136, 136 है दोस्तों खुशहाली में। मानव विकास सूचकांक में 132 है। भुखमरी सूचकांक में 107 है। और दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 150। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पवन की चाल मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पवन की चाल मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। दोस्तों एनीमोमीटर से पवन की चाल ज्ञात की जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनीमोमीटर दोस्तों। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों बैरोमीटर, ये दोस्तों किस काम में आता है? तो बैरोमीटर दोस्तों ये वायुमंडलीय आर्द्रता, दोस्तों वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं दोस्तों। उसके बाद
विद्युत धारा दोस्तों किससे मापते हैं? तो अमीटर से दोस्तों विद्युत धारा मापी जाती है, अमीटर से। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों हाइग्रोमीटर, तो दोस्तों आर्द्रता मापी है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापी क्या है? तो हाइग्रोमीटर दोस्तों ये आर्द्रता मापी है। पवन की चाल मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है। और अमीटर से दोस्तों विद्युत धारा मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी है दोस्तों ये हाइग्रोमीटर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? दोस्तों कौन सी खारे पानी की झील है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सांभर झील हमारी भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो दोस्तों भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। और ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में स्थित है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्कर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस माह में किया जाता है? तो दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर माह में किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अक्टूबर और नवंबर माह में दोस्तों किया जाता है। और ये दोस्तों मेला आयोजित कहाँ किया जाता है? तो अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। और ये दोस्तों पुष्कर ऊंट महोत्सव मेला भी इसे कहा जाता है, पुष्कर ऊंट मेला भी इसे कहा जाता है। ये दोस्तों मवेशियों का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला है, मवेशियों का प्रसिद्ध मेला है। और इसका आयोजन अजमेर राजस्थान में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जून 2022 में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जून 2022 में किसे आईबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। दोस्तों तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करें तो एनआईए के दोस्तों एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के महानिदेशक के रूप में दोस्तों दिनकर गुप्ता को दोस्तों एनआईए का महानिदेशक बनाया गया है, दिनकर गुप्ता। उसके बाद दोस्तों वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? दोस्तों लोकपाल अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं, मोहंती जो हैं वो लोकपाल अध्यक्ष हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो दोस्तों डेंगू बुखार जो है वो मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। और दोस्तों ये किस किस्म के मादा एनाफिलीज के काटने से होता है? तो एडीज किस्म के। दोस्तों डेंगू ज्वर जो है वो एडीज किस्म के मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उनमें उन्मूलन से संबंधित है। दोस्तों ये भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 17। दोस्तों उसके बाद उपाधियों का अंत। दोस्तों उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत दोस्तों है अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। दोस्तों अगर हम बात करें विधि के समक्ष समता, तो दोस्तों विधि के समक्ष समता हमारी है अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद दोस्तों ये हो जाएगा 21, अनुच्छेद 21 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगर अगले बात करें दोस्तों तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये दोस्तों अनुच्छेद 29 में वर्णित है, अनुच्छेद 29 में। और दोस्तों ये जो हमारा अस्पृश्यता का अंत है वो अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये झावेरी बहनें जो हैं वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो मणिपुरी। दोस्तों ये मणिपुरी जो है ये हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में दोस्तों 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो झावेरी बहनें हैं ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और भारत में कुल दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 8 है। और ये दोस्तों 8 कौन कौन से हैं? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कुचिपुड़ी,
कुचिपुड़ी, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से। उसके बाद दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य का। फिर दोस्तों कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोस्तों संबंधित हैं केरल राज्य से। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मणिपुरी, ये मणिपुर से संबंधित है। ओडिसी, ये दोस्तों ओडिशा से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों सत्रिया, सत्रिया ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद दोस्तों कथक, ये कथक जो है दोस्तों ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और झावेरी बहनें दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर आप लोगों ने दोस्तों मणिपुरी आंसर लगाया है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 35 वर्ष है। और अगर हम लोग दोस्तों बात करें 35 वर्ष और किसकी है, तो राष्ट्रपति की दोस्तों नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दोस्तों कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों 2018 में एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो नीरज चोपड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जो दोस्तों जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। और 2018 एशियाई खेलों में दोस्तों उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा। और दोस्तों ये 2018 के जो एशियाई खेल थे ये आयोजित कहाँ किए गए थे, तो जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों आयोजित किए गए थे। और इसमें भी दोस्तों नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। 2018 के एशियाई खेलों में भी दोस्तों नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन दोस्तों तमिलनाडु की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी दूर करना। दोस्तों गरीबी दूर करना ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अवधि दोस्तों क्या थी, तो 1974 से 78 तक दोस्तों, 1974 से 78 तक चली 5वीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, तो 1951 से 56 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि को उच्च प्राथमिकता देता। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी दूर करना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या था, तो कृषि को उच्च प्राथमिकता देना। दोस्तों कृषि को उच्च प्राथमिकता देना। और दोस्तों ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसका टाइम पीरियड अभी हमने आपको बताया दोस्तों 1951 से 56। उसके बाद दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो द्वितीय जो पंचवर्षीय दोस्तों हमारी योजना थी इसका टाइम पीरियड था 1956 से 61, 1956 से 61 था दोस्तों। और ये दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें दोस्तों वृहद उद्योगों की स्थापना की गई, वृहद उद्योगों की स्थापना की गई। कौन कौन से दोस्तों, तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, ये दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। और दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कौन सा सुरक्षा बल जिम्मेदार है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कौन सा सुरक्षा बल जिम्मेदार है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विशेष सुरक्षा बल। दोस्तों विशेष सुरक्षा बल यानी एसपीजी। दोस्तों एसपीजी जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था समूह 16 के तत्वों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों समूह 16 के तत्वों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। और समूह 16 के तत्व दोस्तों कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इसमें समूह 16 में तत्व हैं
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये दोस्तों सभी जितने भी हैं समूह 16 के तत्व, इनके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। और ये दोस्तों कब हुआ था? तो 1917 में। 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये दोस्तों भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दोस्तों भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चंपारण सत्याग्रह था। और ये कब हुआ? तो 1917 में हुआ। और दोस्तों ये बिहार का एक किसान विद्रोह था। ये बिहार का एक किसान विद्रोह था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जीएस के प्रश्न जो थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं जो हिंदी के प्रश्न हमारे पूछे गए हैं 6 फरवरी की शिफ्ट में। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, अवन किसका विलोम है? तो दोस्तों अवनि का विलोम, दोस्तों अवनि का विलोम शब्द पूछा गया था। तो अवनि का विलोम शब्द दोस्तों हमारा हो जाएगा अंबर। अवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला दोस्तों पूछा गया था, उसे भारी प्यास लगी है। उसे भारी प्यास लगी है वाक्य में अशुद्धि है। तो दोस्तों उसे भारी प्यास लगी है, इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। यहाँ पर भारी जो है दोस्तों, ये यहाँ पर भारी नहीं होगा। और ये दोस्तों विशेषण संबंधी अशुद्धि है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अधिकृत होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में पूछा गया था, जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सके। दोस्तों जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा अनिर्वचनीय। दोस्तों जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अनिर्वचनीय कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? तो अमिश का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों अमिश का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। अमिश का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया? तो पर्यायवाची से था दोस्तों, हिमकर और मृगांक किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों हिमकर और मृगांक जो हैं वो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। हिमकर और मृगांक चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हानि को पूरा करना। हानि को पूरा करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसमें दोस्तों हानि को पूरा करने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्षतिपूर्ति। दोस्तों हानि को पूरा करना यानी क्षतिपूर्ति। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था, ये हमारा रिक्त स्थान था कि हमें अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक क्या करना चाहिए? दोस्तों संचालन करना चाहिए, संपादन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आकाश को चूमने वाला। दोस्तों आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गगनचुंबी दोस्तों। आकाश को चूमने वाला तो गगनचुंबी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से सर्वाधिक प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों था कि वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि। दोस्तों वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द अतिवृष्टि होगा। और उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया था, विधि का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निषेध। विधि का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।